सो आज ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर रहेगा, यानी कि क्लास 7 की ज्योग्राफी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो टारगेट था क्लास 6 to 10th पूरा ज्योग्राफी पहले करेंगे, सो वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी हम हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले ना। सो दिस इज़ प्रियंका, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जुड़ सकते हो प्री एक्सप्लोर के साथ। ज्योग्राफी जिसकी एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे ना। और अदर क्लासेस भी आपकी चल ही रही है ना, सीडीपी हो या फिर साइंस की क्लास कह लीजिए, तो ये सारी क्लासेस आपकी चली है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट चैप्टर रहेगा। रेगिस्तान से रिलेटेड फैक्ट जो दिए गए हैं, सारा रेगिस्तान हो या फिर अपना लद्दाख की बात करते हैं जो कि ठंडा रेगिस्तान माना जाता है ना। और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए हर एक बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। गर्म रेगिस्तान सहारा, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान को आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो हम दिखा देते हैं भाई मैप में। ठीक है, ये पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे उत्तर में आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका सहारा रेगिस्तान, जो कि लगभग 10 देशों में फैला हुआ है अफ्रीका के। सो वो कौन कौन से देश हैं ये भी समझ लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। भारत के अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जैसे कि ये देख सकते हो। और सहारा रेगिस्तान जो है लगभग 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी कि 11 देशों में फैला हुआ है, जो कि हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा है ना। ये सारी ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लगभग 11 हैं जहाँ पे सहारा मरुस्थल फैला हुआ है ना। जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हो ना, ये अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, पश्चिम सहारा, मौरिताना, माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इन सभी देशों में है। आगे क्या कहते हैं कि यहाँ की जलवायु वगैरह जो है ना वो किस तरह की होती है। देखिए सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है, क्योंकि अच्छी भाई सहारा रेगिस्तान है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी वैसा ही है। और दिन के वक्त में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, और रातें उतनी ही ठंडी होती है ना, टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, यानी कि बर्फ़ जम जाती है अच्छी खासी रात के वक्त में। और दिन के वक्त में 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि सहारा के अल जीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, और यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में जो है यहाँ पे देखा गया था, लगभग 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था ना। अल्जीजिया जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म जगह मानी जाती है ना, वो कौन सी है, तो अल्जीजिया हो जाती है। और उसमें भी ये पर्टिकुलर जगह दी गई जिसका टेम्परेचर लगभग इतना जो है दर्ज किया गया था। अब यहाँ पे वनस्पति और किस तरह के प्राणी जो है निवास करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए स्पेशली जो है जैसे कि रेगिस्तान का एरिया है तो कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ना। और कुछ स्थानों पर जो मरुद्यान है वहाँ पर खजूर के पेड़ भी आपको उगे हुए नजर आएंगे। और जीवों की बात करते हैं तो लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ये कई तरह की प्रजातियां आपको देखने को मिल सकती हैं है ना। और बात करते हैं लोग, कौन सी जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं, तो यहाँ का जो मौसम है ना काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी होता है, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ होती है जो भी इन एरियाज़ में पड़ जाते हैं ना। विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जैसे कि बेदुइन और तुआरीग। ठीक है, ये 2 तरह की जनजातियाँ जो हैं यहाँ पे शामिल हैं। और ये चलवासी प्रजाति की होती है, यानी कि एक जगह पर रुकते नहीं हैं, ये ठहरते नहीं हैं। इनका जीवन ऐसा होता है ना कि डेरा डालते हैं कहीं पर भी, वहाँ रुकेंगे प्रॉपर, और उस वक्त लाइक उस जगह पर रुकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक चीज़ें आसपास उन्हें मिलती रहती हैं। जैसे ही ख़त्म होती है, रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं, वो दूसरे स्थान पर चल देते हैं ना। और इनके साथ कुछ जानवर भी होंगे जैसे कि भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े, और यही इनका एक तरह से जीवन को चलाने का काम करते हैं ना, क्योंकि हर जानवर से इन्हें कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, इन पशुओं से इन्हें दूध भी मिलेगा, और इनकी खाल जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा भी प्राप्त कर लेते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए करते हैं। और धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र भी इन्हीं के चमड़ों से ही बना लेते हैं ना। अब सहारा में मरुस्थान और मिस्र में नील घाटी जो लोग निवास करते हैं ना, ये काफ़ी जगह जो है इनके लिए अच्छी होती है, अच्छा माना जाता है। और क्योंकि पानी भी इन्हें मिल जाता है नील घाटी से, मिस्र की नील घाटी से, और मरुद्यान वगैरह जो भी होता है, तो ये हेल्पफुल होगा। और बहुत सारी फसलें हैं जो यहाँ पे ये उगाते भी हैं ना। इसके जो ऊपर हमने देखी थी, उसके अलावा इतर यानी कि चावल, गेहूँ है ना, जौ, सेम, ये सारी चीज़ें भी ये उगा पाते हैं यहाँ पर। और ये फैक्ट अलग से दिया गया है कि मिस्र में उगाए जाने वाले जो कपास है ना वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब ये मरुस्थल हमने एक शब्द पढ़ा, अब ये क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है ना, तो उस जगह पे गर्त हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, यानी कि इतना गड्ढा हो जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऊपर चला आता है ना। इतना गड्ढा होने से क्या होता है, नीचे का पानी ऊपर हमें झलकने लग जाता है, ऊपर उसमें भर जाता है आकर के।
और वह मरु उद्यान बन जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मरु उद्यान। तो ये इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि इस जगहों पे ये फसलें क्यों उगाई जाती हैं, क्योंकि पानी वगैरह, भाई रेगिस्तान है तो वहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता है हर जगह पे, तो इस वजह से इन जगहों पे फिर फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि पानी इस तरह से अवेलेबल हो जाता है। अभी जो मरु उद्यान है ना, कुछ स्थानों पर इतने बड़े हो जाते हैं ना कि वो मतलब अच्छा खासा रूप ले लेते हैं, विशाल बन जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मोरक्को में टैफिलाटीन मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, वो है लद्दाख। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर के बना है, ला जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख यानी कि देश। तो यानी कि पर्वतीय दर्रों का एक देश है जिसे लद्दाख नाम दे दिया गया ना। यहाँ पे बहुत से दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। इसके उत्तर में, अगर हम लद्दाख उत्तर में देखते हैं तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण की तरफ जास्कर पर्वत श्रेणी फैली हुई है। लद्दाख से होकर के अनेक नदियां बहती हुई आपको नजर आएंगी, जिनमें से सिंधु नदी जो है ना वो सबसे फेमस है, सबसे बड़ी नदी हो जाती है ना। बाकी जो है आप देखोगे और भी कई नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। अब ये जो नदियां हैं गहरी घाटियों या फिर महाखंडू या फिर गार्ज कह लीजिए उसका निर्माण करती हैं। और लद्दाख में बहुत सी हिमानियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ग्रैंगी हिमानी आपको लद्दाख में देखने को मिल जाती है ना। और लद्दाख में ही स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा, जो यहाँ पे लड़ाई भी हुई थी है ना, जिसे हम कारगिल कहते हैं। कारगिल लगभग 3,000 मीटर ऊंचाई पर है, तो वहीं पर काराकोरम लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे होता क्या ना कि शीत यानी कि ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं, गर्मियों में तापमान जो है, दिन का जो तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, यानी कि 0 से हल्का पॉजिटिव की तरफ आगे आपको नजर आएगा। लेकिन रात में जो टेम्परेचर हो जाता है ना, 0 से -30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और शीत ऋतु में तो एकदम बर्फीला होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है, तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस की तरफ चला जाता है ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्फीली आंधियाँ चलेंगी और बर्फ़ से ही पूरा आपको ढका हुआ नज़र आता है ना। और हिमालय की एक तरह से छत्र छाया में, हिमालय की छत्र छाया में लद्दाख होता है, जिस वजह से यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है ना, क्योंकि वो हिमालय जो है जो एक तरह से कह सकते हैं जो पवनें उठती हैं जो वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको रोक लेते हैं, उनके लिए ऑब्स्टेकल का काम करते हैं ना, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है ना, और ये कहीं ना कहीं सूखे का सामना करना पड़ जाता है। इसी वजह से इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है ना। इंडिया के मैप में आपको ये दिखाया गया है, लद्दाख श्रेणी आप देख पाओगे ना, ये ऊपर लद्दाख है, यहाँ पे कारगिल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम जो है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है। और ऐसा भी होता है कि सूर्य का तापमान भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना, मतलब बहुत दिक्कत है। ठंडी है तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी की बात करें तो गर्मी भी दिन के वक्त में सूर्य का तापमान भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना। अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी का एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश में है और दूसरा हिस्सा लाइक उसे सूर्य के प्रकाश में नहीं है, तो आप ऊष्मा घात और तुषार घात से भी ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश में रहेगा उसमें महसूस होगी, और जो नहीं होगा उसमें ठंडी का भी एहसास आपको एक साथ में दोनों ही फीलिंग समझ में आ जाएंगी ना। भाई लद्दाख को खापा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। हिमभूमि यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ, या फिर हर जगह आपको हिमानियाँ वगैरह देखने को मिल जाती हैं अच्छी खासी। अब यहाँ पे वनस्पति और प्राणी जगत की बात करते हैं, तो पेड़ पौधे जो हैं यहाँ पे बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे, विरल वनस्पति देखने को मिलती है। और घाटी में सरपत और पॉपुलर के उपवन देखने को मिल सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे उगते हैं। और लद्दाख में पक्षियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी ना, कई तरह की प्रजातियाँ, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पंछी हैं। और लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, और याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने में किया जाता है। जबकि जो भेड़ और बकरियां हैं उनके बालों का जो इस्तेमाल है वो ऊन बनाने के लिए करते हैं ना। वहाँ पे एक पश्मीना गोट पाई जाती है जिसके हेयर का इस्तेमाल करके पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जो कि लगभग पतला बहुत होता है लेकिन उतना ही ज़्यादा वो गर्म भी होता है ना। और लोगों की बात करते हैं तो यहाँ स्पेशली आपको मुसलमान और बौद्ध देखने को मिलेंगे। लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ भी आपको देखने को मिलेंगे, अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है ना। कुछ प्रसिद्ध मठ जैसे कि हेमिस, थिक्से से एवं लामा यूरू, ये क्या है, प्रसिद्ध मठ हैं यहाँ के। और यहाँ के जो निवासी हैं वो जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका जीवन इतना आसान नहीं होता, घर के साथ साथ वो बाहर के भी काम करते हैं यहाँ पे। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे मनाली लेह राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है, जैसे रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुन
लुंगा लाचाला और टंगलंग ला। ठीक है, ये कुछ 4 तरह के दर्रे थे जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिल सकते हैं ना। इनके नाम पता होने चाहिए, हो सकता है आपसे नाम दे करके पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो फिलहाल ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज क्लास 7 इवन कह लीजिए कि ज्योग्राफी पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरी